अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मैं आपके लिए यूनिक वीडियो लेके आया हूँ और मैं ये समझता हूँ कि तुर्की में अगर किसी ने सरमायाकारी करनी है, प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, इन्वेस्टमेंट जिस तरह की भी करनी है, अगर वो ये आज की वीडियो देख लेगा तो वो फ्रॉडियों से बचेगा, वो अपने सरमाया को महफूज करेगा और अपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को यकीनी बनाएगा। ये एक ऐसी वीडियो है, मेरी आज तक की तमाम वीडियोस जो हैं वो एक तरफ हैं और ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। मैं 5-6 ऐसे कानूनी नुकात बताने जा रहा हूँ आपको, जिनकी बुनियाद पर, जिनको यकीनी अगर बनाएंगे आप अपने यहाँ पर सरमायाकारी और ख़रीदो फरोख्त में, तो आपको बड़े से बड़ा फ्रॉडिया, बड़े से बड़ा एजेंट आपको फ्रॉड नहीं लगा सकता और आपकी ना सिर्फ इज़्ज़त, आपके ख्वाब, आपकी ख्वाहिशात महफूज रहेंगी, बल्कि आपका सरमाया भी महफूज रहेगा। तो आज ये वीडियो मैंने बड़ा ही सोच विचार के बाद मैंने सोचा कि क्योंकि फ्रॉडियों की तादाद कम नहीं हो रही, तो क्यों ना हम एहतियाती तदाबीर ऐसी अडॉप्ट करें कि यहाँ पर आके सरमायाकारी करने वाले इन फ्रॉडियों से महफूज रह सकें। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं किसी नए स्कैमर की या किसी नए फ्रॉडिया की वीडियो सबूतों के साथ आपके गोश गुजार करता हूँ, मकसद सिर्फ फेक होता है कि आपको मालूमात दी जाए, इंफॉर्मेशन, और आपको आगाही दी जाए, जिसे अवेयरनेस कहते हैं। यानी एक सहाफ़ी का काम ये होता है कि वो पब्लिक को, अवाम को मालूमात के ज़रिए आगाही फ़राहम करे और जो गलत प्रैक्टिस हो रही हैं या फ्रॉड हो रहे हैं या कोई चोरी डकैती हो रही है, वो उसकी आगाही फ़राहम करके लोगों को होशियार करे। लेकिन जब से मैं तुर्की हूँ, मैं इससे भी एक स्टेप आगे जाता हूँ और मैं लोगों की अपनी दुश्मनियाँ बढ़ाते हुए मदद करने के लिए भी तैयार रहता हूँ। लेकिन आपका फ़र्ज़ है कि आप अपनी एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको मद्देनज़र रखें। और एक बड़ी ही मज़ाक़ा खेज़ आपसे बात शेयर करने जा रहा हूँ कि जैसे ही मैं किसी नए फ्रॉडिये की सबूतों के साथ वीडियो मंजर-ए-आम पर लाता हूँ, तो पिछले तमाम ग्रजफुल जिनकी मैंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टोरी ऑन एयर की होती है, कोई ख़बर नशर की होती है मीडिया में या सोशल मीडिया में, कुछ ना कुछ उनके हक़ाइक़ डाले होते हैं, वो सब भाग कर उस नए से रब्ता करते हैं और कहते हैं कि आप भी हमारे क्लब में आ जाएं और सर जोड़ के देखते हैं, गौर व फिक्र करते हैं कि रामे को किस तरह घेरना है। तो मैं आपको बताऊं कि जब इंसान का दिल अल्लाह के, अपने खुदा के खौफ से भरा होता है, उसे किसी का डर नहीं होता। और मुझे खुदा शाहिद है, मैं उस रब अज़ीम की उसकी गवाही दे के आपको कहता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। 300 क्या 3000 दुश्मन भी हो जाएं, मैं हक़ और सच की बात और लोगों को मालूमात और आगाही देता रहूँगा। मैं सिर्फ़ अपने अल्लाह से डरता हूँ और जो इंसान सिर्फ़ अल्लाह से डरता है वो फिर किसी से नहीं डरता। और अगर रहेगी वो बात, मेरे दोस्तों के ज़रिए भी ये पैगाम पहुँचाए जा रहे हैं कि कितने दुश्मन और बढ़ाओगे और लोगों की खातिर तुम अपनी दुश्मनियाँ बढ़ाते चले जा रहे हो, ख़ुद को रिस्क में डाल रहे हो। तो मैं आपको बताऊँ, हज़रत खालिद बिन वलीद जो हैं, उन्होंने जब वो बिस्तर मर्ग पर थे, उन्होंने अपने रुफ़क़ा से ये बात कही कि देखो मेरे जिस्म पर बालिश्त भर भी ऐसी जगह नहीं है जिधर तीर, तलवार, नेज़े का निशान ना हो, किसी ज़ख़म का निशान ना हो, क्योंकि मैंने अनगिनत मार्कों में और जंगों में हिस्सा लिया और अगर मौत दुश्मन के तीर, तलवार और नेज़े में होती तो आज खालिद बिन वलीद बिस्तर मर्ग पर मौत की आगोश में ना जा रहा होता। तो जब मैं सदका देता हूँ तो मैं आग में भी कूद जाने के काबिल हो जाता हूँ। मुझे अल्लाह पर इतना भरोसा है, सदक़े पर इतना भरोसा है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरी मौत अल्लाह ने लिख दी है तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और अगर खुदा ने नहीं लिखी हुई तो दुनिया का बड़े से बड़ा फ़िरौन भी मेरा बाल बेका नहीं कर सकता। तो दुश्मन जितने मर्जी बढ़ जाएं, हक़ और सच की आवाज़ जारी रहेगी। और मैं आइंदा भी बहुत सारी वीडियोस आने वाले वक्त में, ये तो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो थी जो मैंने सोचा आप तक पहुँचाऊँ ताकि एहतियाती तदाबीर भी हम लें, लेकिन आने वाले बहुत सारे स्कैंडल्स हैं बड़े बड़ों के, वो भी मैं आपके गोश गुजार करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बड़ी वीडियो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ।
آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی میلان کے پاس جو ابھی ایک کشتی جو ہے سمندر میں ٹوٹی ہے، حادثے کا شکار ہوئی ہے، اور اس میں 100 سے زائد رپورٹ ہوئے ہیں افراد جو جان سے گئے ہیں، اور اس میں ایک پاکستانی کھلاڑی بھی ہیں فٹ بال ہاکی کی۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جو بہتر زندگی کی تلاش میں یورپ جانا چاہتے تھے۔ اب ان کی اموات ہوئی ہیں، ان کی اموات کے صرف ذمہ دار ہیومن سمگلرز نہیں ہیں، ان کی بدقسمت اس حادثے کے ذمہ دار یہ خود لوگ بھی ہیں جو غیر قانونی طریقہ اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنی اچھی زندگی کے لیے اپنی موجودہ زندگی کو اپنی جان کا خطرہ ڈال کے اچھی زندگی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور غیر قانونی راستے سے نکلتے ہیں۔ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ حقائق شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ان کی موت کے اصل قاتل کون ہیں۔ اصل قاتل ترکی میں ہے اور اصل قاتل پاکستان میں ہے۔ میں ان سب کا احاطہ کرنے جا رہا ہوں اپنی ویڈیو میں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 5 سال میں 26,000 افراد ڈنکی لگانے کے چکروں میں، اٹلی پہنچنے کے چکروں میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 26,000 افراد، یہ 100 افراد نہیں ہیں، اور یہ وہ افراد ہیں جن کا خون کس کے دامن پر تلاش کیا جائے، کس کے ہاتھ پر ان کا خون ہے۔ وہ قاتل کون ہیں جو یہاں پر باقاعدہ تنظیم سازی کے ساتھ ان کے قتل میں ملوث ہیں، جو باقاعدہ رشوت ستانی کے باعث پاکستان میں ان کی جان ضائع کرنے کے برابر کے حصے دار ہیں۔ یہ اگلی ویڈیو میں میں تفصیلاً آپ سے شیئر کروں گا۔ اب میں آتا ہوں 5-6 ایسے پوائنٹ ہیں۔ آپ کوئی ترکی سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو نہ دیکھیں میری، یہ ایک ویڈیو آپ اگر دیکھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو آپ یہاں فراڈ سے بچ سکتے ہیں، آپ کا سرمایہ محفوظ ہو سکتا ہے، آپ کے خواب، آپ کی خواہشات محفوظ ہو سکتی ہیں جو آپ لے کے آتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں 2 طریقے ہیں، یعنی میں آپ کو 5-6 ایسے قانونی نقطہ بتانے جا رہا ہوں اور 2 پہلوؤں پر بتانے جا رہا ہوں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ آپ یہاں پر سرمایہ کاری کرتے ہیں، یعنی جیسا کہ پچھلا کیس تھا میرا کہ لوگ یہاں پر منافع کے لیے کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یعنی پراپرٹی میں نہیں کرتے، وہ اپنا سرمایہ کسی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ آپ ہمیں جناب یہ بزنس کنسلٹنسی کے ذریعے ہمارے سرمایہ کو ملٹیپلائی کریں۔ تو بعد میں کیا ہوتا ہے، وہ ملٹیپلائی تو ہوتا نہیں ہے، وہ اصل سرمایہ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پہلا یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ ان دونوں پہلوؤں میں آپ نے اپنے سرمایہ کو کن پوائنٹ سے محفوظ کرنا ہے وہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے جو میں پچھلے 2.5 سال سے چیخ کر کہہ رہا ہوں، لیکن شاید لوگوں کی عقل سلب ہو جاتی ہے، جب ان کو عقل ان کی سلب ہو جاتی ہے تو وہ پھر اس بنیادی نقطے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی تمام ٹرانزیکشن جو ہیں وہ بینک ٹو بینک ہونی چاہیے، اور اس میں اچک لامہ یہاں کہتے ہیں، یعنی اس کی تفصیلات اس ٹرانزیکشن کی کہ آپ یہ سرمایہ کس لیے دے رہے ہیں، کہ پیسے دوسرے کے اکاؤنٹ میں کس ریزن کی وجہ سے ٹرانسفر کریں، تو اس میں لکھ دیں کہ یہ میں اس کے ساتھ سرمایہ لگا رہا ہوں تاکہ مجھے منتھلی یا اینول منافع مل سکے اور یہ قابل واپسی ہے۔ اتنی لائن لکھنے سے آپ ترکی کے قانون میں محفوظ ہو جاتے ہیں، آپ کی وہ اماؤنٹ جو ہے وہ قابل واپسی ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ لوگ اس کو میرے بارہا کہنے کے باوجود، کیش کا کوئی کلیم نہیں ہے، کیش کا نہ ثبوت ہے نہ کلیم ہے۔ اب میں بتاؤں آپ کو لوگ کیش کی ٹرانزیکشن کیوں کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے بینک ٹو بینک لیگل پیسہ ٹرانسفر نہیں کیا ہوا، تو جب وہ حوالے یا ہنڈی یا اس طرح کی کسی ذرائع سے ترکی میں پیسہ منتقل کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بینک اکاؤنٹ سے پیسہ ٹرانسفر کریں گے تو ان کے خلاف ثبوت آ جائے گا۔ ترکی کے قانون میں آپ کے پاس پیسہ کہیں سے بھی آیا، سمندر کے راستے سے کیوں نہیں آ گیا، اس کا نہیں پوچھا جائے گا، لیکن آپ اگلا جو ٹرانزیکشن ہے وہ قانونی ہونی چاہیے جس میں آپ کو تحفظ حاصل ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے کسی بھی بدقسمت ذرائع سے، پہلی بات تو یہ کہ لیگل ذرائع سے پیسہ منگوائیں، اگر آپ فرض کریں جیسا کہ پاکستان سے نہیں منگوایا جا سکتا پیسہ، یا مختلف ممالک سے بہت ساری ریسٹرکشن ہے، پیسہ نہیں منگوایا، آپ کوئی غیر قانونی راستہ بھی اڈاپٹ کرتے ہیں
تو خدا کے لیے یہاں سے پھر جو ٹرانزیکشن کرے وہ بینکنگ اپنا بینک اکاؤنٹ کھول کے اپنے بینکنگ چینل کے ذریعے اچک نامے یعنی ٹرانزیکشن کی تفصیلات ڈسکرپشن کے ذریعے اس میں لکھ دیں کہ آپ نے یہ کس لیے دیا. نمبر 1. اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں. اگر آپ نے لاکھوں ڈالر بھی کسی کو دینا ہے تو ایک بہترین یہاں کا قانون ہے کہ آپ اس کو اس سرمائے کی مد میں یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے 2 لاکھ ڈالر کسی کو دینا ہے سرمائے کے لیے منافع حاصل کرنے کے لیے اس کے بزنس میں لگانا ہے آپ نے, تو آپ یہاں پر سب سے پہلا جو قانونی نقطہ ہے وہ ہے سند. یہ سند کہتے ہیں, ہم اردو میں سند کہتے ہیں. تو وہ ایک آپ کو عام بک شاپ سے مل جاتا ہے یہ لیگل ڈاکومنٹ. اس کے ساتھ ایک سادہ پیپر پر آپ اس سے معاہدہ کریں کہ آپ اسے سرمایہ کاری اس کے ساتھ کر رہے ہیں, منافع اتنے % ہے آپ کا, اور آپ سالانہ لیں گے, ماہانہ لیں گے, کیا لیں گے آپ. تو اس کے ساتھ ایک سند یعنی ڈرافٹ یا چیک کی صورت میں ایک پیپر ہے جس میں آپ فرض کریں آپ نے 2 لاکھ سرمایہ لگایا کسی کے ساتھ اور آپ کو امید ہے کہ 50,000 ڈالر ساتھ آئیں گے, سال بعد آپ کو اپنا سرمایہ یا 2 سال بعد آپ کو واپس چاہیے, تو آپ اس میں ڈیٹ لکھ دیں. اس میں 2 لاکھ کی بجائے 2 لاکھ پلس 50,000 جو آپ کا منافع 2.5 لاکھ ڈالر لکھ لیں, ٹھیک ہے, اور اس کی ڈیٹیل لکھ دیں کہ یہ آپ نے اس نے آپ سے یہ لیا ہے لون کی صورت میں اور یہ سال بعد آپ کو واپس کرنے کا پابند ہے. جو فراڈیا ہوگا وہ سند کبھی بھی سائن نہیں کرے گا, اور جو فراڈیا نہیں ہوگا وہ سوزلش میں یعنی معاہدہ اور سند سائن کر دے گا. یہ ایک ایسا مضبوط قانونی کاغذ ہے, یہاں پر ایک قانونی نقطہ ہے یہاں پر کہ اگر آپ کے پاس اس کا سوزلش میں مطلب معاہدہ اور سند آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کا سرمایہ حکومت کی تحفظ میں ہے اور آپ اس کا محکمے یعنی عدالت میں اس کا اجرا فائل کر سکتے ہیں. اب اس میں ایک اور قانونی نقطہ جو غور سے سننا آپ نے, سند اور یہ سوزلشمے یعنی معاہدہ یہ صرف اسی پر قابل عمل ہے جس کی یہاں پر کوئی فکس ایسٹ موجود ہے. یعنی کسی ایسے بندے کو آپ 2 لاکھ ڈالر دے دیں جس کی یہاں پر اپنا ایک گھر بھی نہیں ہے 1+1, تو بھائی وہ تو آپ کے پیسے لے گا, وہ پرتگال نکل جائے گا, نائجیریا نکل جائے گا, انڈونیشیا نکل جائے گا, دبئی نکل جائے گا, آذربائیجان نکل جائے گا, تو ترکش گورنمنٹ اسے کہاں سے ڈھونڈے گی؟ ترکش گورنمنٹ صرف اس کے خلاف اجرا کر سکتی ہے جس کی یہاں پر کوئی فکس پراپرٹی ہے. تو پہلے آپ اس کا ٹاپو مانگے. اگر آپ کی یہاں کوئی زمین, یہاں گھر, یہاں کوئی پراپرٹی ہے تو اس کے نام پر اس کا ٹاپو لیں. ٹاپو لینے کے بعد آپ اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر سکتے ہیں. اب ایک اس میں احتمال ہے اس معاہدے میں, سند میں, کہ وہ آپ سے سند کرنے کے بعد وہ اپنی پراپرٹی بیچ کے پھر بھی نکل سکتا ہے, کسی بھی ملک میں نکل سکتا ہے. تو اس کو باندھنے کا طریقہ یہ ہے احتیاطی تدبیر, یعنی احتیاطی تدبیر ترکش کا لفظ ہے اور ہمارا اردو کا جو لفظ ہے وہ احتیاطی تدابیر ہے. یہ سیم ہے. یہ محکمے میں ہوتا ہے, یعنی محکمے سے مراد عدالت میں ہوتا ہے. عدالت میں آپ اس سند کے بعد جاتے ہیں اس کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کو 2 لاکھ ڈالر دیا ہوا ہے یا 2.5 لاکھ ڈالر میں نے اس سے لینا ہے, یہ میں نے اس سے دیا ہوا ہے, اس کی یہ پراپرٹی ہے, یہ اپنی پراپرٹی تب تک نہیں بیچ سکتا جب تک یہ میرا سرمایہ واپس نہیں کرتا. تو جو عدالت ہے ٹاپو آفس کو اس کے بارے میں انسٹرکشن جاری کر دیتی ہے کہ جی اس کی یہ پراپرٹی جو ہے اتنی مالیت کی 2.5 لاکھ کی پراپرٹی کی مالیت یہ نہیں بیچ سکتا کیونکہ اس نے ان صاحب کا ادھار دینا ہے جو اس نے لیا ہوا ہے. تو جب تک وہ آپ کا سند کا ادھار واپس نہیں ہوگا آپ اجرا کریں گے, اس کو آپ کو دینا پڑے گا, پھر وہ اپنی پراپرٹی ریلیز کروا کے بیچ سکتا ہے, تب تک وہ اپنی پراپرٹی سیل نہیں کر سکتا. ٹاپو آفس میں اس پر نوٹ لگ جاتا ہے. یہ دوسرا طریقہ جو سرمایہ کاری کا. تیسرا جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ساتش وادی سوزلشمے یعنی فروخت کے وعدے کا معاہدہ. یہ ہوتا ہے نوٹر میں, یہ واحد معاہدہ جو نوٹر میں ہوتا ہے. اس میں تھوڑا سے کاسٹ زیادہ آتی ہے, یعنی اس ٹوٹل مالیت کی کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے. آپ نے 2 لاکھ ڈالر دیے تو آپ کا کوئی 2.5-3 ہزار ڈالر لگے گا. نوٹر میں معاہدہ ہوگا, اس میں وہ جو متعلقہ اس کی پراپرٹی ہے اس کو فکس کر لیتے ہیں, آپ اپنے ساتھ باؤنڈ کر لیتے ہیں جب تک آپ کے پیسے واپس نہیں آتے, آپ کے اس کے بعد جو پیسے ہیں تب تک وہ اپنی
प्रॉपर्टी नहीं फ़रोख्त कर सकेगा। तो ये 3 सरमायाकारी के ऐसे तरीक़ाकार हैं। लेकिन आप कंगले को देंगे जिसके नाम कुछ भी नहीं है, तो फिर आप तुर्की की हुकूमत से या उनकी अदालत से ये तवक्को ना करें। वो क्या करेंगे? वो टिकट लेगा, वो पुर्तगाल निकल जाएगा, वो यूरोप निकल जाएगा, वो इथोपिया चला जाएगा, अफ्रीका चला। आप हुकूमत क्या करेगी? उसके आपके लिए उसके पीछे भागेगी? नहीं भागेगी। तो ये बुनियादी पहलू ये है कि उसकी अपनी मालियत इतनी होनी चाहिए कि वो आपके सरमाया का बैकअप उसकी प्रॉपर्टी की सूरत में मौजूद हो। ये हो गया सरमायाकारी। अब आ जाए आप टापू, यानी अब प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में भी पहलू हैं, इसमें भी बुनियादी नुक्ता वही है कि आप बैंक ट्रांजैक्शन करें। लेकिन अगर वो फ़र्ज़ करें आप बैंक ट्रांजैक्शन पहले नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर एक ऐसे डॉक्यूमेंट का मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो इससे पहले शायद किसी ने आपको ना बताया हो। वो टापू में और बैंक में ये बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है जिसे ब्लॉक चेक कहते हैं। ब्लॉक चेक एक ऐसा पे ऑर्डर या ड्राफ्ट है जो आपकी प्रॉपर्टी ख़रीदारी के बाद बैंक आपकी रिक्वेस्ट पर आपको जारी कर देता है। वो एक तरह का पे ऑर्डर या एक तरह का ड्राफ्ट है जो आप टापू के ऑफिस में ले जाके आप मालिक जब आपके टापू पर साइन करके वो टापू ऑफिस में साइन करके आपके नाम टापू ट्रांसफ़र करेगा, तो टापू ऑफिस का ऑफिसर आपके हाथ से पकड़ के वो उसको दे देगा, वो उसकी मलकियत में चला जाएगा और आपका पैसा आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में चला जाएगा। अब इसमें सिटीजनशिप के लिए आप कहते हैं तो कि इसमें कैसे दवीज़ अलाम बिलगेसी कैसे बनेगा, दाब कैसे बनेगा। तो दाब बनाने के लिए आप जब अपने बैंक में जाएं, आप डॉलर से जब लीरा में ट्रांसफ़र करें मुतलका जो आपकी कीमत फ़रोख्त तय हुई है उतनी अमाउंट, तो दाब आप उस वक्त बना दें। दवीज़ अलाम बलगेसी आप उस वक्त बैंक से हासिल कर लें। उसके बाद लीरा में ट्रांसफ़र करके उसका आप ब्लॉक चेक की सूरत में पेमेंट ले लें अगर आप बैंक ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते। इससे आप कितनी ही खराफात से बच जाएंगे, वो मैं 1 बाय 1 आपको गिनवाता हूँ। एक तो जो एजेंट का अंडर हैंड मार्जिन तय है, यानी जो उसने कैश की सूरत में आपसे लेके अपने दराज में डालना और बाकी मालिक को देना है, आप उससे बच जाएंगे, उस फ्रॉड से बच जाएंगे। दूसरा, टापू ऑफिस में जाके आपको पता चल जाएगा कि टापू कितनी मालियत का है। जितना आपने ब्लॉक चेक बनाया उतनी ही मालियत का टापू है, तो आप उस दूसरे फ्रॉड से बच जाएंगे कि आपसे ले तो $2 लाख लिया या $4 लाख लिया है, लेकिन आपको टापू आ गया है आधी कीमत पर और आपकी सिटीजनशिप भी गई या आपकी इकामत भी गई, तो उस फ्रॉड से बच जाएंगे। तीसरा ये कि आप वो पे ऑर्डर वो जो ब्लॉक चेक है वो बैंक से मुतल्लिका मालिक के नाम, जिसके नाम के अपने टापू की कॉपी हासिल की हुई है, पुरानी उसकी कॉपी, उसके नाम बनवाएंगे। इससे आप बचेंगे कि एजेंट और रियल एस्टेट एजेंसी आपके सरमाए में से पैसा खा नहीं सकेंगे, वो डायरेक्ट मालिक के अकाउंट में ही वो जमा हो सकेगा। तो ये खराफात से आप बच जाएंगे, आप फ्रॉड से बच जाएंगे, आप अंडर हैंड जो डील है उससे बच जाएंगे, अंडर द टेबल जो उन्होंने आपको खांचा लगाना है आप उससे बच जाएंगे। अगर आप बैंक ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते तो आप ब्लॉक चेक की सूरत में पेमेंट टापू ऑफिस में जाके कर सकते हैं। ये वो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं। खुदा के लिए इस वीडियो को बेशक एक मरतबा और देख लें और इस पॉइंट्स को नोट कर लें। अगर आप तुर्की में सरमायाकारी करना चाहते हैं, और ये जो आज की वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ ये शायद कोई एजेंट कोई सरमायाकार आपको नहीं बताएगा, क्योंकि वो इसलिए नहीं बताएंगे कि आप अपना घोड़ा बांध के अल्लाह की सुपुर्द कर रहे हैं और उनके लिए ये मौत है। यानी उनको ये देना पड़ेगा, आपका सरमाया और आपका मुनाफा जो आपने लिख दिया वो आपको उन्हें वापस करना पड़ेगा। उनके लिए मौत है, वो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स को नोट कर लें। अब एक और बहुत अहम पहलू मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप किसी वजह से लिटिगेशन में जाते हैं, यानी आप इजरा की तरफ जाते हैं, वो आपको पैसा नहीं दे रहा, आप कोर्ट में जाते हैं, आप महकमे में जाते हैं और आप वकील करते हैं, तो वकील जब केस जीत जाएगा, वकील से ये बात तय कर ले। बहुत सारे अफराद को ये नहीं पता कि वकील जो है तुर्की में, जब आप हक सच पर होते हैं, आपके पास सनद होती है, आपके पास जो सातिश वादी सोजलस्मी होता है, या आपके पास एतिहादी तदबीर पेपर होता है, तो आप बड़े स्ट्रॉन्ग 99.9% विन करने के आपके चांसेस होते हैं। वकील यहाँ पर जो मदई का वकील होता है, वो जो फीस चार्ज करता है,
जब मदई का वकील वो जीत जाता है केस, तो वो मुतलका मुलजिम के पैसे में से आपके अखराजात देने का पाबंद होता है। यानी वकील की फ़ीस और आपके उठे हुए तमाम अखराजात जो फ़र्द आपसे केस हारा होता है, वो आपका वकील उसका इजरा करता है कि वो भी पेमेंट आपके असल सरमाए के साथ वापस की जाए, और वो देने का पाबंद होता है। फ़र्ज़ करें आपने 1000 या 2000 डॉलर वकील को दिया केस के लिए, जब आप केस जीत गए तो ये क्लेम वो मुतलका एक्यूज्ड पर्सन के अकाउंट से ले सकता है वकील। तो वकील से आप तय करें, उससे तय करें मुनासिब। एक तो पहली बात ये कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, लोग कहते हैं कि जी 7000 डॉलर दें केस का, 10,000 डॉलर दें केस का। बिल्कुल कतई ऐसी बात नहीं। एक स्केजुअल जारी है अदालत की तरफ से, वो एक प्रिंटेड स्केजुअल है। आप वकील को कह के प्रिंटेड स्केजुअल दे, इस केस के बारे में फ़ीस कितनी है, तो मैक्सिमम फ़ीस 2 से 3,000 डॉलर है, और मिनिमम 5 से 8,000 लीरा भी है कुछ केसेस की। तो आप वो स्केजुअल के मुताबिक वकील को, अगर आप स्केजुअल के मुताबिक फ़ीस देंगे तो वो वकील उधर से क्लेम करके आपको फ़ीस वापस देने का पाबंद होता है। ये गौर से सुन लें कि जब आप केस जीत जाते हैं, आपने वकील को फ़ीस दी हुई है, आपने कुछ ट्रांसलेशन भी की हुई है नोटरी में, कुछ आपने और भी चीज़ें अखराजात उठाए हुए हैं आपने, वो तमाम अखराजात जब आप केस जीत जाते हैं तो आपका एक्यूज्ड पर्सन आपको देने का पाबंद होता है, आपके अदालती अखराजात। तो वकील क्योंकि आपसे फ़ीस ले चुका होता है, वकील की फ़ीस इंक्लूडिंग बाकी अखराजात आपका एक्यूज्ड जो आपसे केस हारा होता है वो आपको देने का पाबंद होता है। आप अपने वकील को फिक्स करें कि वो आप अब केस जीतने के बाद आपकी वो फ़ीस जो आपने अदालती अखराजात उठाए हैं और वकील को दी है, वो आप मुलजिम से रिकवर करके उसे वापस दें। तो एक दो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो लोगों को नहीं पता, और इस वजह से ख़ास तौर पर फॉरेनर जब यहाँ आते हैं तो वो वकील ही नहीं करते। वो कहते हैं कि जी हम तो पहले 1 लाख रुपया लुट चुका है हमारा, 7,000 डॉलर ये मांग रहा है, कोई पता नहीं कि क्या बनेगा। जब आप केस जीतेंगे, आपके पास ये डॉक्यूमेंट जो आज की मैंने वीडियो में बयान कर दिए, आपके पास ये मौजूद होंगे। और मज़े की बात बताऊँ आपको, सनद कोई आप एक रेस्टोरेंट की टेबल पर बैठ के लिख लें, वो एक आपको बुक शॉप से मिल जाएगा, उसका मुआहदे की कॉपी भी और सनद भी। तो वो आप लिख लें, अगर किसी टेक्निकल बंदे से, यहाँ से लोकल आदमी से लिखवा लें। उसमें गलती का इस्तेमाल, जैसे पे ऑर्डर चेक और ड्राफ्ट पर गलती नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की, नाम के स्पेलिंग की, अमाउंट की गलती नहीं होनी चाहिए। और 2 सिग्नेचर लेते हैं वो, 2 सिग्नेचर मुआहदे पर, 2 सिग्नेचर सनद पर। सादा रेस्टोरेंट में बैठा हुआ ये जो मुआहदा है, दस्तावेज़ात है, ये कोर्ट में बहुत अहमियत के हामिल है, और नोटरी का तो बहुत ही ज़्यादा मसद का डॉक्यूमेंट है। और जो महकमे में आप करते हैं, यानी एहतियाती तदबीर जो आप करते हैं फ़ाइल, वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसमें टापू फिक्स हो जाता है, आपकी टापू ऑफिस में तहरीर चली जाती है कि ये अपनी प्रॉपर्टी फ़रोख्त ही नहीं कर सकता जब तक ये इनका लोन वापस नहीं करेगा। ये वाहिद वीडियो है जो मैंने बहुत ज़्यादा कानूनी नुक्ते दे के बनाई है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब इस वीडियो के पॉइंट्स नोट कर लें। तुर्की में सरमाया बेफिक्र हो गए, यानी आप सनद और आप सोज़लश्मे के साथ अगर आप कैश की सूरत में भी उन्हें दे देंगे ना, तो वो काबिल वापसी है अदालत के ज़रिए आपको, यानी आप उस पर जो है वो आप कोर्ट कार्रवाई के लिए जा सकते हैं, इजरा खोल सकते हैं। यहाँ पर इजरा कहते हैं, आप इजरा खोलेंगे तो 2 से 3 महीने में आपका सरमाया, उसकी प्रॉपर्टी फिक्स करके आपका सरमाया वापस आ जाएगा। तो इसलिए ये वो पॉइंट हैं, इनको नोट करें, और किसी भी फ्रॉडिये से बचने के लिए इन चंद पॉइंट्स को अपने मद्देनज़र रखते हुए यहाँ सरमायाकारी और प्रॉपर्टी ख़रीदें। कोई आपसे फ्रॉड नहीं कर पाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।